नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। देश के विकास की रफ्तार के साथ दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश की रफ्तार थोड़ी पिछड़ती नजर आई। प्रदेश को अन्य राज्यों की अपेक्षा व्यवस्था और नीतियों में सुधार की आवश्यकता दर्शाई गई। प्रदेश में पहले की अपेक्षा कई क्षेत्रों में सुधार की जगह गिरावट दिखी। यह खुलासा केंद्र सरकार के थिंक टैंक कहलाने वाले नीति आयोग की रिपोर्ट से हो रहा है। देश में मध्य प्रदेश 3 अंकों की गिरावट के साथ ओवरऑल 14वें से 17वें पायदान पर पहुंचा। अब सवाल ये उठता है, सामाजिक, शिक्षा और आर्थिक मोर्चे पर दूसरे राज्यों से क्यों पिछड़ा मध्य प्रदेश? इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश विकास के दावों के पैमाने पर 3 पायदान नीचे चला गया। केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के विकास की रफ्तार सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रही, जहां श्रेणी में तय 10 अंकों में प्रदेश को महज 3.4 अंक ही मिले। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार प्रदेश के सामने चुनौती बना हुआ है। पहली से लेकर 8वीं तक के बीच प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट देखी गई। इसके अलावा 10वीं कक्षा से पहले पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ गई। लिहाजा एजुकेशन रैंकिंग बढ़ने के बजाय नीचे की ओर पहुंची। संतोष इस बात का कि प्रदेश का सूचकांक पिछले साल 58 के मुकाबले 4 अंक बढ़कर 62 हो गया है। पर यह रैंकिंग और व्यवस्था सुधार के तमाम दावों के साथ अपने रुतबे को बरकरार नहीं रख पाया। नीति आयोग की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में विकास के दावे करने वाली सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये रिपोर्ट सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। लिहाजा सरकार अब नीतियों में बदलाव की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस इस रिपोर्ट को सरकार के विकास के दावे की हकीकत करार दे रही है। नीति आयोग जो रहता है वो पूरा विस्तृत उसका निकालता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, हमने बिजली उत्पादन बढ़ाया है, हमने किसानों को सुविधाएं दी है, हमने नीतियों में परिवर्तन किया है और इसके कारण मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ा है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें हम 14वें से 17वें स्थान पे जो पहुंचे हैं। हर तरफ शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थिति गंभीर है, रोजगार के क्षेत्र में गंभीर है, किसानों के क्षेत्र में हर तरफ जो बद से बद इंतजामी हो रही है। और सरकार में बैठे लोग सरकार का काम करने की जगह सिर्फ मुंह चलाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर विकास के 9 मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाला मध्य प्रदेश 7 क्षेत्रों में फिसड्डी साबित हुआ, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग 3 पायदान नीचे गिरी। ऐसे में अब नीति धारकों और जिम्मेदारों को ये समझना होगा कि बीती गलतियों को सुधारकर आगे सफल हुआ जा सकता है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट प्रदेश में नीतियों और निर्णय में सुधार की जरूरत को भी बताती है। शिखिल व्यवहार के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो लगातार विकास के दावे मंचों पर अपनी बात है और अपनी अपनी सरकार के गुणगान में जिस तरीके से तमाम नेता बात कहते हैं वो वाजिब भी है, सबको अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन नीति आयोग जो पूरे देश का एक थिंक टैंक है, जिसने न केवल प्रति साल का बल्कि दशकों का एक पूरा एजेंडा और क्या क्या किस किस दिशा में किन किन मानकों पर प्रदेश को आगे बढ़ना है ये सब कुछ तय कर रखा है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग का घटना गिरना और खास तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में प्रदेश का काफी अंक नीचे आना ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 बहुत ही कर्मठ, स्पष्ट वक्ता, जानकार नेता और प्रवक्ता जुड़े हैं। आशीष अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से और फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आप दोनों का नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों स्वस्थ होंगे। आशीष अग्रवाल साहब, सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए योजनाएं बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन विकास के पैमाने पर जो लक्ष्य दिया, केंद्र ने जो लक्ष्य दिया, नीति आयोग ने, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। 9 मानकों पर अच्छा, लेकिन 7 पर जिनमें हम कम हैं या पीछे हैं, उसमें सबसे बड़ी चिंता एक एजुकेशन की क्षेत्र में दिखाई पड़ती। क्या वजह है? पुनीत जी, देखिए आपने मेरी आधी तो समस्या है उसको दूर कर दिया, ये कह के कि हम 9 मानकों में आगे। सबसे पहले तो इस पूरी खबर को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमें ये समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश ने पिछले साल से बेहतर किया। मध्य प्रदेश का पहले जो कुल अंक थे वो 58 थे और इस बार हमने 62 अंक प्राप्त किए। और ऐसे 9 मानकों पे जो हमने पहले अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, पहले से बेहतर परफॉर्म किया है।
अब उन मानकों को भी देखें तो वो कोई कमजोर मानक नहीं है, वो भी उतने ही आवश्यक है जितने 7 मानक है जिस पर हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। हमने किन मानकों पे अच्छा किया मैं आपको बताता हूं। गरीबी उन्मूलन में हमने पहले से अच्छा परफॉर्म किया, सबको भोजन उपलब्ध कराने में हमने पहले से बेहतर काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं में हमने बहुत अच्छा काम किया। ये बड़ा मेरे ख्याल से इस कोविड के संकट काल में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। लैंगिक समानता में हमने अच्छा काम किया, सस्ती क्लीन एनर्जी, शहरों का स्थायी विकास, उपभोग और उत्पादन, क्लाइमेट चेंज रोकने के उपाय, शांति न्याय मजबूत संस्थाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण मानक है जिसपे हमने बेहतर काम किया। परंतु हां, कुछ चीजों में हमें सुधार की आवश्यकता है। और 23 मार्च 2020 से जब से शिवराज सिंह जी ने सरकार संभाली है, सबसे पहले बंद पड़ी सभी योजनाओं को प्रारंभ किया है ताकि अंतिम व्यक्ति तक पैसा पहुंचे। और इन सारी योजनाओं का परिणाम पुनीत जी ये था कि जनवरी फरवरी मार्च में हमारा जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई था। और अभी जो एक इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी उसमें एम्प्लॉयमेंट में भी मध्य प्रदेश ने बेहतर काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 के बाद उस 15 माह के काले शासनकाल के बाद मध्य प्रदेश सही रास्ते पर है। ये 2 कोविड की लहरों ने हमारी प्रगति को निश्चित ही कंट्रोल में करके रखा है, परंतु सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय प्रोत्साहित करते हैं। और आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि हम उन मानकों में भी बेहतर करेंगे जिसमें इस साल नहीं कर पाए। देखिए, 3 ऐसे बिंदु हैं आशीष अग्रवाल साहब, मैं चाहता था कि आप इन पर भी जरूर बात करें। मैंने चर्चा की शुरुआत में किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं, ये मेरा भी उतना ही प्रदेश है जितना आपका है, और प्रदेश के एक व्यक्ति होने के नाते जिस तरीके प्रदेश परफॉर्मेंस करेगा सारे देश में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बीच में, उतना हम सबका निज तौर पर और सामाजिक तौर पर भी भला होगा। 3 बातें, आर्थिक विकास के पैमाने पर घटना, उद्योग नवाचार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में घटना, और एजुकेशन, ये तीनों बिंदु ऐसे हैं जिनका मूल प्रॉमिस प्रदेश की सरकार का जनता के साथ में सीधे होता है और होना भी चाहिए। क्या आप देखते हैं कोविड काल इसकी वजह है, या नीतियों में या इंप्लीमेंटेशन में कहां चूक है? देखिए, कोविड काल इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब से हमने सरकार संभाली तो हमने कोविड काल में ही संभाली, और जब संभलने का मौका मिला, जब ऐसा लगा कि हम तेज गति से भाग सकते हैं, तो ये दूसरी लहर आ गई। परंतु दूसरी लहर में भी जो आज हम एक्टिव केसेस के मामले में 19वें पायदान पर हैं और हमारी जो संक्रमण दर है वो 1% से भी नीचे घट गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक संदेश है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश कभी भी आगे रहा ही नहीं, तो हमें निश्चित ही एक ऐसा काम है। हमने पिछली बार जब 2018 में चुनाव में गए थे तो हमने इसी बात की कही थी कि अब हमने 15 साल मूलभूत आवश्यकताओं को और सुविधाओं को लगाया है, अब हम औद्योगिक विकास की तरफ मुड़ेंगे। तो निश्चित ही ये जो सरकार जब हमने संभाली, हमें मालूम था कि हमारा मूल उद्देश्य ये है, और उसके बाद जिन क्षेत्रों में हम अच्छा करते आए हैं, जैसे हम कृषि के क्षेत्र में सदैव अच्छा काम करते आए हैं, उनमें तो करते ही रहेंगे, साथ में जिन चीजों में अच्छा नहीं करते रहे थे उनमें भी लगातार प्रयास रहेंगे। मैं दोबारा कहता हूं, करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु रिलेटिव दृष्टि से अगर आप पिछले साल से देखेंगे तो इस कोविड के संकट काल में भी 58 अंकों के बनस्पत हमने 62 अंक प्राप्त किए, जो मुझे ऐसा लगता है सराहनीय। चलिए, फिरोज सिद्दीकी साहब, क्या कांग्रेस पार्टी का पक्ष है? एक बात जरूर कोट करते हुए हम कहेंगे कि जो आपकी सरकार जितने समय तक प्रदेश में रही थी और जिन बिंदुओं को वो गिनाती बताती थी, जिसमें मूलतः उद्योग, उससे जुड़े नवाचार और इंफ्रा है, और साथ में एजुकेशन का मामला, इसको लेकर इस आयोग की रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है कि इसमें बहुत काम प्रदेश को करना है। क्या विपक्ष का कहना है इस पे? देखिए, मैं इसको अपने मित्र आशीष अग्रवाल जी को ले जाना चाहता हूं कि 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का नारा दिया। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश में हम ये तो मानते हैं कि चलिए हम फर्स्ट 5 में ना रहे, फर्स्ट 10 में तो होना चाहिए, लेकिन हालात इसके उल्टे हो रहे हैं। जो हमारा बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो एजुकेशन के मामले में इन्होंने 13-14 हजार स्कूल बंद किए शिवराज सिंह जी की सरकार ने, उसका नतीजा हमको देखने मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कि आप स्टेट कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए व्यापार और उद्योग नहीं बढ़ रहा है, यानी सीधा रोजगार पे इसका असर पड़ रहा है, और इसका जो स्थिति है वो सामने देखने मिल रही है। कमलनाथ जी ने रिकॉर्ड जो था स्वास्थ्य के मामले में हम लोगों ने ध्यान दिया था, तो आज देखिए कि उसके जो लगातार 12 पॉइंट ऊपर आया है मध्य प्रदेश। इससे आप पुरानी सरकार के भी किए हुए कामों को सरकार आज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
लेकिन सवाल फिर मूलभूत यही है कि और कितने साल भारतीय जनता पार्टी को चाहिए इसको मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के, सवाल यहां है। और वही सवाल हम पूछ रहे हैं। अमोद कंट जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो तो 2017-18 में ही कह चुके कि मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य है इसलिए आज जो है देश तरक्की नहीं कर रहा। लेकिन आज भी जो है मध्य प्रदेश की स्थितियां वही है। जो बेसिक्स होते हैं लोगों के जीवन के, कि एक एजुकेशन हो जिससे हमारी आगे की पीढ़ी का निर्माण हो, दूसरा है कि जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले और वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसमें भी पिछड़ गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था लेकिन 12 पॉइंट बढ़ा क्योंकि हमने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की 15 साल के बाद, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भर्ती की। बहुत ज्यादा काम हमें करना था लेकिन हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। लेकिन एक दिशा दी थी मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी की सरकार ने। आधे साल तो ये लॉकडाउन में रहे 2020-21 के, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी जो पुरानी सरकार ने जो काम किए थे वो काम ऊपर आए, ये साफ सामने दिखता है। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है मध्य प्रदेश में। स्वास्थ्य का सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम बातें बहुत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेते हैं, लेकिन जो हमें मूलभूत तरीके से काम करना था वो हमने नहीं किया। अब इंटरस्टेट कनेक्टिविटी की बात की नीति आयोग ने, यानी हमने हमारे नेशनल हाईवेज को भी नहीं बना पाए, हम उनको NHAI को जमीनें नहीं दे पाए कि वो अपने रोड डेवलपमेंट का काम कर ले। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में बहुत काम होना आवश्यकता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है बहुत निचले स्तर पर चला जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। आप रैंकिंग की बात करिए लेकिन 317 हो गया, 17 के बाद अब अगली बार 20 पे आ जाएगा, क्योंकि सरकार के पास जो GST का ये रिकॉर्ड कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार के पास है GST का पैसा, वो GST का पैसा मिल नहीं रहा है सरकार को। तो मैं फिर वही एक बात कहता हूं कि आशीष जी से कि आप ये बता दीजिए मुझे कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अब मध्य प्रदेश को कितने और साल भारतीय जनता पार्टी को चाहिए? क्या उनका नारा जो था वो खोखला था या अपने नारे के लिए वो माफी मांग लें? आशीष अग्रवाल जी। देखिए, फिरोज सिद्दीकी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और आज इस विषय पर अच्छा अध्ययन करके आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। पुनीत जी देखिए, आप जानते हैं मैं तर्कशीलता से अपनी बात को रखता हूं। तो फिरोज सिद्दीकी जी ने 2008 की बात की और उन्होंने पूछा कि कितना समय चाहिए, तो मैं एक इनको समय याद दिलाता हूं। इनके 15 माह की सरकार में एक मीट आयोजित हुई थी जिसका नाम था मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। मैग्निफिसेंट का शाब्दिक अर्थ होता है शानदार मध्य प्रदेश। तो वो कमलनाथ सरकार की एक आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किए उन्होंने मध्य प्रदेश को शानदार बनाया, मैग्निफिसेंट बनाया। वो जो इन्वेस्टर्स के सामने सड़कों का जाल जो लगभग 2.25 लाख किलोमीटर था जिसको परोस रहे थे, सरप्लस बिजली की जो स्थिति जो परोस रहे थे, जो बेहतर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लैंड पूल जो हमने बना के रखा है जिसकी बात कर रहे थे, वो 15 साल की सरकार में बना। बाद बाकी अगर वो चाहें तो मैं 2003 से लेकर 2000 तक के आंकड़े, 18 तक के आंकड़े इनके सामने रख देता हूं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस देश में सर्वोच्च न्यायालय होता है लोकतंत्र का। आपकी 15 माह की सरकार के बाद जब 28 उपचुनावों में आप गए तो उसमें 2/3 सीटों पर आप हारे, क्योंकि जनता ने यह तय कर दिया था कि आपकी 15 माह की सरकार वादा खिलाफ सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी और उसने कुछ नहीं किया, 10 जनपद तक पैसा पहुंचाया। जहां तक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए और समृद्धशाली मध्य प्रदेश का हमने जो एक खाका पेश किया था वो शिवराज सिंह जी के स्टैंडर्ड में पूरा होगा। मध्य प्रदेश बना रहा है, सोने की लंका तो नहीं बना रहे हैं आप आशीष जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप सोने की लंका बना रहे हैं या स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे हैं, इस बात का जवाब जनता तय करेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हम 9 पॉइंट नीचे गए, आर्थिक विकास में नीचे गए, असमानता में नीचे गए, यानी हम लोगों को बराबरी का अधिकार भी नहीं दे पा रहे, हम समानता नहीं दे पा रहे। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। साफ पेयजल, सैनिटाइजेशन में, जबकि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जबकि
आपसे सेस वसूला जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान का मोदी जी के माध्यम से, लेकिन उसमें भी हमारी रैंकिंग नीचे गिर रही है और हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि इंदौर और भोपाल हमारा फर्स्ट और सेकंड है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स पे सरकार क्या ध्यान देगी, मैं ये भी जानना चाहता हूं। आशीष जी, देखिए आपने पूछा कि ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर स्वच्छता में आगे हैं, तो आपको क्या मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर के वासियों पे या वहां के प्रशासन पर आपको विश्वास नहीं है? ऐसा क्यों होता है फिरोज भाई कि मध्य प्रदेश जब जब कुछ हासिल करता है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस उसका विरोध करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। दो ही शहरों को बीच में मत बोलिए ना, देखिए आप ग्वालियर नहीं देखना चाहिए हमको क्या रीवा नहीं देखना चाहिए? मेरा सवाल ये है, जी बोलिए ना, बीच में ना बोले। प्रसन्नता है, मुझे गर्व है कि इंदौर और भोपाल जो है हमारा स्वच्छता में रैंकिंग में नंबर 1 है और स्थायी, और आप एक बोल लीजिए मैं फिर बोलूंगा, शहरों का स्थायी विकास में हम ऊपर आए क्योंकि मैंने आपसे नहीं बोला। आप दोनों जो बात कर रहे हैं आशीष साहब, फिरोज साहब, ये आप दोनों जो बात कर रहे हैं कितने पॉइंट किस क्षेत्र में ऊपर गया नीचे गया, इसी को दर्शाने के लिए और जनता के बीच एकदम क्लियर पिक्चर है, इसी को लेकर हम रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ग्राफिक्स भी होते हैं। जब आप लोग बात करते हैं तब भी ये सारी चीजें, और जो आपके पक्ष रहे हैं दिन भर जो प्रतिक्रियाओं में, वो भी हम दिखाते हैं। मकसद ये कि हम उससे आगे की थोड़ी बात करें। मूल बात आशीष साहब, मैंने एक सवाल पूछा था, फिरोज साहब आपसे भी एक सवाल है, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा हम उस दिशा में अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो आगे की बात कर पाएंगे, थोड़ा उत्तर मिल पाएगा। और रही बात डिबेट की, डिबेट में निश्चित तौर पर आप दोनों एक दूसरे के तर्क भी देखें, उनका जवाब भी दें, उनका उत्तर भी दें, क्योंकि जनता एक क्लैरिटी चाहती है दोनों पक्षों से। आशीष साहब, मूल सवाल ये कि ये पॉलिसी से रिलेटेड सारे मैटर हैं और पॉलिसी कोई भी जमीन पर कैसे उतारी जाती है, इंप्लीमेंटेशन का कितना प्रतिशत ला पाते हैं जमीन पर पूरा विभाग, सरकार, उससे जुड़ा हर व्यक्ति, ये भी डिपेंड करता है। तो आज एक सवाल है कि जब हम वर्षों तक लगातार मैग्निफिसेंट बनाएं या स्वर्णिम बनाएं, इसको बनाने की दिशा में हमने लगातार अगर काम किया तो इतने पॉइंट्स की गिरावट में क्या नीतियों में कमी थी, प्रयासों में कमी थी, या नीति प्रयास थे लेकिन इंप्लीमेंटेशन पर उतना काम नहीं हो पाया? इस पर बात करेंगे। तो मूल सवाल मैं दोहरा करके समय और व्यर्थ नहीं करता हूं। आशीष जी, मूल प्रश्न वही है, क्या नीतियों में दिक्कत थी, नीतियों को और परिवर्तित संशोधित करना चाहिए, या फिर उनके इंप्लीमेंटेशन में आप खामियां देखते हैं? देखिए, मैं दोबारा विनम्रता से कहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंकों में गिरावट नहीं है। 58 के कंपैरिजन में 62 मिले, यानी कि 4 अंकों की बढ़ोतरी। 2020 में 23 मार्च को हमने सरकार संभाली और वो कोविड के समय थी और आज भी कोविड है। अब आप हमारी नीतियां और उनका क्रियान्वयन समझें तो जिस कुशलता से मध्य प्रदेश ने कोविड मैनेजमेंट किया है, जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश इस देश में 6वें नंबर पर आता है और आज हम एक्टिव केसेस में 19वें नंबर पे। तो निश्चित ये बताता है कि हमारी सरकार की क्रियान्वयन दूसरी सरकारों से बेहतर है। मध्य प्रदेश ने इस अपनी नई पारी में, शिवराज सिंह जी की नई पारी में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना रखी है, जिसके क्रियान्वयन के लिए हमने अपनी श्रम नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन किए ताकि मध्य प्रदेश एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने। और उसके साथ हमने खेती के क्षेत्रों में भी जो सुधार किए, तो मुझे लगता है कि इस बार का फिर कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश ने वो पूरी रूपरेखा रखी है, उसका क्रियान्वयन भी चालू है। जैसे ही ये दूसरी कोविड की वेव से हमें ऐसा लगेगा कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो मध्य प्रदेश आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। इस बार जब हम चुनाव में जाएंगे तो पिछले बार के चुनाव की तरह हम अपने कार्य क्षेत्र को और अपने वादों को कितना हमने पूरा किया, इस लेखा जोखा को जनता के सामने रखेंगे और जनता उस पर न्याय करेगी। चलिए, दो एक और पॉइंट हैं। क्वालिटी एजुकेशन में जो प्रदर्शन है वो आपके सामने है। 8वीं कक्षा तक प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या तमाम कैंपेन, स्कूलों और बिल्डिंग की संख्या बढ़ने के बावजूद घटी और 10वीं से पहले ड्रॉप आउट की संख्या भी इसमें पूरे मामले में बढ़ती नजर आई, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फिरोज सिद्दीकी साहब, विपक्ष के नाते जब आपने सरकार चलाई तब भी पिछले 3 टर्म तक बीजेपी की सरकार चली और अब फिर बीजेपी की सरकार है, ये क्यों हो रहा है कि तमाम प्रयासों और नीतियों के ठीक ठीक क्रियान्वयन, ओवरऑल रैंकिंग में हम पीछे क्यों दिखते हैं जबकि हमारे अंक बढ़ रहे हैं? हम टारगेट में क्यों अचीव नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो ये नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है वर्तमान में, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि एक तो ड्रॉप आउट रेट जो है बच्चों का स्कूल में वो गिर गया, दूसरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गिर गई, तीसरी बात ये है कि हम इसमें पीछे के हमारा
प्रदर्शन गिरा है कि हम लोगों को साफ पानी और सैनिटाइजेशन नहीं दे पा रहे। इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है स्वच्छ भारत मिशन, जहां हम छत्तीसगढ़ और बनाते हैं, तो नजर डाल रहे हमारे जो नल जल योजना है इसमें भारी खामी है। और जो आप देखिए कि शहरी स्थायी विकास में हमारी बढ़ोतरी हुई क्योंकि हम मेट्रो लाए, तमाम जयवर्धन जी मंत्री थे तो उन्होंने नए नए वो लाए, इसमें मास्टर प्लान लाए और ये सब काम हुए जब पुरानी सरकारों ने। तो ये जो हम, और एक चीज और जो मेरे लिए चिंता का विषय है कि हम असमानता को घटा रहे हैं, मतलब असमानता में हमारी रेटिंग पीछे जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम समाजवाद की तरफ नहीं, हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हमारे नागरिकों को के साथ समान न्याय नहीं कर पा रहे हैं और तो पॉलिसीज ठीक नहीं है, इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है साहब, अब जी बोलिए। पॉलिसीज ठीक नहीं है या इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे? देखिए, पॉलिसीज के मैटर पे भी ठीक नहीं है और इंप्लीमेंटेशन पर भी ठीक नहीं है। जो 9 बिंदुओं पे हम पीछे खिसके हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उस पर, कांग्रेस मांग करती है कि एक वक्तव्य दे और सरकार स्पष्ट बात बताए कि हमारी पॉलिसी की वजह से ये परेशानी है या हमारे इंप्लीमेंटेशन की परेशानी है और कौन सी पॉलिसीज को अब सरकार चेंज करने जा रही है जिससे ये रैंकिंग्स हमारी वापस ऊपर आए। क्योंकि ये बड़े खतरनाक डाटा है कि ये इस बात को स्पष्ट, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हम हमारे नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पा रहे, हम हमारे नागरिकों को मूलभूत चीजें नहीं दे पा रहे, हम उन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं जो मूलभूत नहीं है, जो दूसरे पैरामीटर से। चलिए, लेकिन हाँ, अब मैं आशीष जी की बात के साथ में खत्म करूंगा। आशीष जी ने कहा कि अल्टीमेटली जनता जो है वो सुप्रीम निर्णय देने वाली होती है, लेकिन जनता के लिए क्या सरकारें दे रही हैं और उस पर क्या जवाब दोनों पक्षों से आ रहे हैं वो भी जनता निश्चित तौर पर ध्यान से देख समझ रही है। फिलहाल डेटा सामने है, लक्ष्य सामने है, कब तक पूरा करना ये टाइम लिमिट भी सामने है और फिर अंक आ जाएंगे और फिर हम ओवरऑल रैंकिंग के आधार के ऊपर आंक पाएंगे कि प्रदेश अपने लक्ष्यों में कितना आगे बढ़ा। फिलहाल तस्वीर सबके सामने है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।